स्थानीय नगर निगम क्षेत्र के मोहल्ला काजीपुरा निवासी सरदार भगवान सिंह के होनहार एवं समाज सेवी बेटे सरदार दशमेश सिंह बरनाला अपने कर्म के बल पर शहर में काफ़ी चर्चा बनाए हुए हैं। अपनी समाज सेवी सोच और कार्य के बल पर आज सासाराम नगर निगम के भावी मेयर और उप मेयर प्रत्याशी के रूप में जाने जा रहे हैं। श्री बरनाला का कहना है कि मेरी मां श्रीमती सुरेंद्र कौर के आशीर्वाद से आज मैं अपने नगर निगम क्षेत्र वासियों की सेवा करने के लिए कर्मठता पूर्वक लगा हुआ हूँ। श्री गुरु तेग बहादुर जी सेवादार ग्रुप के संस्थापक सरदार दशमेश सिंह बरनाला का कहना है कि भगवान ने मुझे अपने देशवासियों की सेवा करने के लिए ही इस दुनिया में भेजा है। यही कारण है कि मैं लगातार समाज हित में कार्य करते हुए काफ़ी संतुष्टि प्राप्त हो रही है। बरनाला का कहना है कि समाज के हर तबके और हर धर्म के लोगों के साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के समय में भी मैं प्रवासी मजदूरों और प्राइवेट स्कूलों के टीचरों के साथ बढ़ चढ़कर अपने फर्ज को निभाते हुए सहयोग करने का कार्य किया था। उन्होंने कहा कि मैं अपने संस्थान सेवादार ग्रुप से जुड़े तमाम लोगों के साथ उस समय ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर के अतिरिक्त अन्य ज़रूरत की चीज़ों को मुहैया कराकर वैसे लोगों के बीच भेजने का काम किया जिन्हें ज़रूरत थी। दर्जनों बार मैं वैसे लोगों को ब्लड डोनेट करने का काम किया जिन्हें खून की ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि मैंने अभी से ही अपने दोनों आँखों को भी दान कर चुका हूँ। समय आने पर उसे भी समाज के सभी लोग देख लेंगे। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि मैं मेयर चुनाव इसलिए लड़ना चाहता हूँ कि शहर में मेरे जैसे लोगों की वैसे पद के लिए ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अगर जनता के आशीर्वाद से मैं मेयर या उप मेयर बन जाता हूं तो नगर निगम क्षेत्र में बहुत सारी सुविधाओं को उपलब्ध करा दूंगा, जैसे पिंक सिटी के रूप में महिलाओं और लड़कियों के लिए शौचालय निर्माण कराऊंगा। शहर के हर चौक चौराहों पर पीने का पानी, पुलिस चौकी के अतिरिक्त साफ सफाई की पूरी व्यवस्था देने का काम करूँगा, बशर्ते कि क्षेत्र के लोगों का मुझे भरपूर आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त हो सके। आइए देखते हैं सरदार दशमेश सिंह बरनाला क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। नगर निगम क्षेत्र के जानी बाजार के मोहल्ला काजीपुरा निवासी श्री भगवान सिंह एवं श्रीमती सुरेंद्र कौर के होनहार और समाजसेवी पुत्र सरदार दशमेश सिंह बरनाला से मैं आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। दशमेश सिंह बरनाला इस शहर के लिए नाम के मोहताज नहीं है, काफ़ी लोग जानते हैं इन्हें। शहर के लोग प्यार से बरनाला जी के नाम से जानते हैं। बरनाला जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जहां भी सामाजिक कार्यों की ज़रूरत पड़ती है, समाज से जुड़ा मामला होता है, वहां बरनाला जी का चेहरा ज़रूर नज़र आता है। मैं उनसे रूबरू कराता हूं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये गुरु तेग बहादुर जी सेवादार ग्रुप के ये संस्थापक हैं। उस ग्रुप के माध्यम से ये बहुत अच्छे अच्छे कार्यों को अंजाम दिया है। इनसे मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से उस ग्रुप के माध्यम से, उस संस्थान के माध्यम से आप शहरवासियों को, क्षेत्रवासियों को आपने काम को अंजाम दिया। लेकिन उसके पहले मैं इनसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपने समय में बहुत लोगों को ब्लड भी देने का काम किए हैं, तो ब्लड क्यों देते हैं आप, समाज से इतना प्रेम क्यों रखते हैं? लेकिन ये इन सब सवालों के पहले मैं सबसे पहले बरनाला जी का बिहार दर्शन न्यूज में स्वागत करता हूं। आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला प्रश्न है कि आपका एक संस्थान है श्री गुरु तेग बहादुर जी सेवादार ग्रुप। इसके माध्यम से आपने बहुत सारे कार्यों को अंजाम दिया है, जो समाज सेवी के रूप में आप जाने जाते हैं। तो किस किस काम को अंजाम दिए हैं? पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी संस्था है श्री गुरु तेग बहादुर सेवादार ग्रुप, वो किसी इंडिविजुअल दशमेश सिंह बरनाला से नहीं चलती है। हमारे पास बहुत सारे बैकएंड में सेवादार हैं जिन्होंने हमारी हर कदम में दिन रात खड़े होकर हमारी सेवा को अंजाम दिया है। तो आपके चैनल के माध्यम से फिर से उन सारे सेवादारों को जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हमारे साथ सहयोग किया है, उनको सादर वंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये बरनाला जी ने जो कहा आप लोगों ने सुना। इनका कहना ये है कि जो मेरा संस्थान है श्री गुरु तेग बहादुर जी सेवादार ग्रुप, उसमें मैं अकेला नहीं हूँ, उसमें एक हमारे साथ दर्जनों लोग हैं।
उनके माध्यम से ये सारे काम को अंजाम देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जिस वक्त कोविड का यहाँ शुरुआत हुआ था, कोविड-19 के पीरियड में इन्होंने उस संस्थान के माध्यम से बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। जैसे प्राइवेट जो स्कूल के जो टीचर्स हैं उनकी भी मदद करने का काम किया। ऑक्सीजन का काफ़ी क्राइसिस था, तो इन्होंने उस समय ऑक्सीजन देने का भी काम किया। साथ ही साथ जो प्रवासी मजदूर जो बाहर से आया करते थे उनको भोजन देने का भी काम किया। साथ ही साथ उनके मेडिकल की भी सुविधा इन्होंने दिया। और उसके साथ साथ बहुत बढ़ चढ़ कर इनको हिस्सा लेंगे कि अगर रुपए पैसे की भी जरूरत पड़ी उन लोगों को तो वैसी सुविधा भी देने का इन लोगों ने काम किया। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप शहरवासियों को ये सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा, आश्चर्यजनक बात यह है कि इन्होंने अपनी दोनों आंखों को दान भी कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये समाज सेवी हैं और समाज हित में काम ये बढ़ चढ़ कर करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि अब तक ये दर्जनों वैसे लोगों को ब्लड देने का काम किए हैं जिनको खून की जरूरत पड़ती थी। मैं सबसे बड़ी चीज इनसे एक प्रश्न ये करूंगा कि आप शहर के लोगों के लिए इतना बढ़ चढ़ कर जो समाज सेवी के रूप में काम करते हैं, यहां तक कि आप अपने आंख को भी दान कर दिए हैं, क्या कारण है? देखिए, जब आप शहर से प्यार करते हो ना, तो पूरा शहर आपको एक परिवार की तरह दिखता है और आपका एक फर्ज बनता है कि अपने पूरे परिवार का ख्याल रखना, चाहे वो किसी धर्म और किसी समाज के लोगों से ये परिवार बना हुआ हो। अभी हाल फिलहाल में एक हमारी मुस्लिम माँ थी जिनका ना कोई बेटा था ना कोई बेटी थी, और नारायण मेडिकल जमुहार में वो एडमिट थी आईसीयू में। हमारे एक मित्र हैं तोराब भाई, उनके द्वारा एक मैसेज आया है कि भाई उनका कोई बेटा बेटी नहीं है, उन्हें ब्लड की जरूरत है और आईसीयू में भर्ती हैं, तो अगर आप मदद कर पाए तो जरूर करिए। हम तुरंत वहां से उठ के हॉस्पिटल गए और आईसीयू वार्ड में जाकर अपनी उस माँ से मिला और उनको ब्लड देके उनको जान बचाने की कोशिश की, क्योंकि मुझे हर धर्म की माँ में अपनी माँ दिखती है। तो शहर के हर वर्ग के लोग को अपना परिवार समझते हैं, तो सेवा ऑटोमेटिक दिल से होने लगती है। देखिए, ये बरनाला जी हैं। बरनाला जी उस माँ बाप के बेटे हैं। वो माँ बाप कितने अच्छे माँ बाप हैं, कितने खुशनसीब माँ बाप हैं जो इन जैसे बेटों को इस दुनिया में लाए हैं। और सबसे बड़ी चीज के जन्म देने का काम किया है इनके पापा श्री भगवान सिंह और इनकी मम्मी श्रीमती सुरेंद्र कौर के ये समाज सेवी बेटे हैं। उन्होंने जन्म दिया है एक ऐसे बेटे को जो समाज हित में काम कर रहे हैं। अभी इनके जुबानी सुना आपने कि एक मुस्लिम महिला जो स्थानीय एनएमसीएच हॉस्पिटल में एडमिट थी, ना उनका इस दुनिया में कोई नहीं था, ना उसका पति था, ना उसका बेटा था, ना बेटी थी, लेकिन एक बेटे के रूप में, एक भगवान के रूप में दशमेश सिंह बरनाला वहां पहुंचे और पहुंचकर ब्लड देने का काम किया। ब्लड देने के बाद उस महिला की जान बची। यानी ये सिख धर्म के हैं और सिख धर्म होने के बावजूद इन्होंने एक मुस्लिम महिला की जान बचाई। ये साबित करता है कि ये एक सेकुलर सोच के व्यक्ति हैं, एक अच्छे सोच के व्यक्ति हैं, एक समाज सेविक सोच के व्यक्ति हैं, जिसका नाम है श्री दशमेश सिंह बरनाला। बरनाला नाम के मोहताज नहीं है, इनके जुबानी आप सुन रहे हैं। बरनाला जी, आपसे एक प्रश्न है, चूंकि आप एक यहाँ के सासाराम शहर के एक अच्छे व्यवसायी के रूप में जाने जाते हैं, एक अच्छे सामाजिक सेवा, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप जाने जाते हैं, तो इस तरह से आप चुनाव वाले माहौल में कैसे आ रहे हैं, चुनावी क्षेत्र में कैसे कूदना चाह रहे हैं? अच्छा सवाल है आपका। इस पे एक छोटा सा बात आपको बताना चाहता हूँ। हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि अगर पढ़े लिखे लोगों पे कम पढ़े लिखे लोग शासन करेंगे तो देश की व्यवस्था गड़बड़ाएगी। और हम एक व्यापारी हैं, हमारा बहुत ईमानदारी से व्यापार चलता है, हम हर तरीके का टैक्स भरते हैं। तो हमारा सिर्फ टैक्स भरना तो काम नहीं ना है, हमारे से जितने भी व्यापारी हैं उनका टैक्स भरना सिर्फ काम नहीं है। हमारे शहर को वो हर मूलभूत सुविधाएं मिले जो हमारे बड़े शहरों में मिलती हैं। तो लगा कि यार यहाँ के प्रतिनिधि अभी तक ये क्यों नहीं करा पाए, ये व्यवस्था क्यों नहीं हुआ। जिनमिन व्यवस्था पे देखिए बड़ा बात करके फेंकना नहीं जानते हम लोग, स्पष्ट छोटी छोटी मुद्दों पे आप आइए।
तो हमारी जितनी भी पहले माताएं बहनें हैं, मैं हर बार इसी मुद्दे को पहले उठाता हूं, क्योंकि टारगेट पहले अगर सिस्टम में आता तो फीता इसी का काटूंगा। कोई भी महिलाएं चाहे किसी भी धर्म की हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आज आप रोड पे नजर उठा के देख लीजिए, अगर वो मार्केट में जाती है किसी भी काम से, चाहे वो अपने बच्चों का एडमिशन कराना हो, चाहे अपना वो शॉपिंग करना हो, या किसी मेडिकल की वजह से वो रोड पे आ गई, एक भी ऐसा यूरिनल अगर आपको दिखे सासाराम में जहां महिलाएं जा सकती हैं तो हम बता दें। हमारे जनप्रतिनिधि जो गला फाड़ फाड़ के बताते हैं कि हमने ये किया, ये किया, ये किया, पहले इस पे बता दें उन्होंने क्या किया। दूसरा चीज, हमारा जो बगल में स्टेट है बंगाल में आप जाके देखिएगा तो वहां पे अगर रोड पे आप निकलते हो, अगर आपको प्यास लगती है, गर्मी का चिलचिलाती धूप, प्यास लगती है, तो वहां की सरकार ने हर मुख्य चौराहों पर एक ऐसी व्यवस्था की है जो बहुत छोटे जगहों पे 6 बाई 6 का कमरा है, जिसमें ऊपर में सिंटेक्स है, नीचे में वाटर चिलर है। कोई भी आदमी किसी भी धर्म का अगर उधर से जा रहा है, उसे प्यास लगी है, तो सरकार को इस बात का ख्याल है कि वो एक इंसान है, उसकी प्यास बुझनी चाहिए। तो हमारे पास ना ये दोनों भी चीजें नहीं है। पुलिस के नाम पे जो हमारा अभी पुलिस चौकी होना चाहिए कि हर मोड़ पे होना चाहिए, बगल में चले बनारस चले जाइए, बनारस में कौन सा ऐसा मोड़ नहीं है जहां लिखा हुआ 24/7 पुलिस सहायता के लिए। हमारे यहाँ क्यों नहीं भाई? हम लोग टैक्स देने वाले ही सिर्फ नहीं है, हम लोग सुविधा लेना भी जानते हैं। रही बात चुनाव में आने की, तो किसी न किसी तो आना पड़ेगा। हमने बहुत सारे लोगों से भैया आप लोग को आना चाहिए, आप लोग को आना चाहिए, तो उन लोग का बोलता है अरे यार दुकान खोलना, दुकान बंद करने से फुर्सत है। तो मुझे लगा काम तो मेरा भी है, हमें भी यही काम है, सुबह दुकान खोलना, शाम बंद करना, बिजनेस करना। फिर लगा कि नहीं, अपना कर्तव्य के अलावा भी आपको एक सामाजिक कर्तव्य है, आपका देश के प्रति कुछ जिम्मेवारी है कि आप देश की सेवा करें और देशवासियों की सेवा करें। सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडोत्तोलन में शामिल होकर झंडा फहराने से अगर देशभक्ति हो जाती तो ये देश ये आगे नहीं बढ़ता। तो हकीकत में जमीनी स्तर पे आपको सेवा करना पड़ेगा। और रही बात, आपने अच्छा सवाल पूछा है कि आप राजनीति में, चुनाव में क्यों आना चाहते हैं। देखिए, ये मेरा एक टारगेट है, मैं आपको कैमरे में दिखाना चाहूंगा। ये आई लव सासाराम, मुझे अपने शहर से प्यार है। और आप ये जान लीजिए कि जिन चीजों से आपको प्यार हो जाएगा ना, आप यहां से काम करिएगा। इसको ना मैं दिल से लगा के रखता हूँ, जब भी मार्केट में जाता हूँ पहन के जाता हूँ। मुझे एक पैसे का शर्म नहीं है कि कोई मुझे देख के बोला क्या पहने। हकीकत आई लव सासाराम, मैं सासाराम से प्यार करता हूँ। सासाराम और सासाराम के रहने वाले सभी शहरवासियों, गांव के वासियों से प्यार करता हूँ। मुझे उनके लिए बहुत कुछ करना है, जज्बा है। देखिए, सरदार दशमेश सिंह बरनाला की सोच कितनी अच्छी है कि इनका कहना यह है कि हमारे शहर सासाराम में जो महिला निकलती हैं, जो महिलाएं आती हैं शहर से लेकर गांव तक से, जो आती हैं मार्केटिंग के उद्देश्य से, अपने पढ़ाई के उद्देश्य से, या अपने और किसी भी मकसद से अगर वो आती हों, और अगर उनको किसी ज़रूरत के तहत वैसे ही ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए वो सुविधा नहीं है, यूरिनल वगैरह नहीं है। इनका कहना है कि अगर मैं बनता हूँ, मैं आता हूँ, तो निश्चित रूप से उस तरह की सुविधा देने का काम करूँ। इस तरह से बरनाला जी की सोच बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी सोच है। इनका कहना है कि मैं जब मेयर बन जाऊंगा या उप मेयर बन जाऊंगा तो मैं सबसे पहले अपनी माताओं के लिए, अपनी बहनों के लिए हर चौक चौराहे पर मैं एक बाथरूम की व्यवस्था करूंगा, जिसमें सारी सुविधा रहेगी, पानी भी रहेगा, और वो वैसी महिलाओं, वैसी बहनों के लिए रहेगा जो बाहर से अपने इलाज के लिए आ रहे हैं, पढ़ने के लिए आ रहे हैं, यहाँ तक कि मार्केटिंग के लिए आ रहे हैं, या किसी भी कार से आ रहे हैं। अगर वो लोग का वैसा ज़रूरत के तहत अगर वैसी, तो वहाँ जाके वो अपना प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा बरनाला जी, एक प्रश्न है आपसे कि अभी नगर निगम क्षेत्र में एक चर्चा है कि आप उप मेयर के लिए भी और मेयर के लिए दोनों प्रत्याशी के रूप में आप चर्चे में हैं। दोनों प्रत्याशी के रूप में चर्चे में आप क्यों? इसका एक रीजन है कि अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं सरकार का सूचनाओं का, कि अगर मेयर का सीट जनरल रहा तो हम लोग 110% मेयर के लिए चुनाव लड़ेंगे। अगर किसी वजह से वो रिजर्व हो गया तो फिर हम लोग डिप्टी मेयर के लिए ट्राई करेंगे। सेवा मतलब ये है कि चुनाव लड़ना है आप? हाँ बिल्कुल। तो चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हैं? चुनाव लड़ना चाह रहे हैं शहर की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, अपने शहर वासियों के साथ साथ जो हमारे अगल बगल के गांव के निवासी हैं जो अभी नगर निगम में ऐड हुए हैं,
जो मूलभूत सुविधाओं से काफ़ी दूर हैं। शहर वालों को कुछ मिल भी रहा है लेकिन उन्हें बहुत कुछ नहीं मिल पा रहा है। उनकी सुविधाओं को दिलाने के लिए हमारे बुजुर्गों को, नौजवानों को, हमारी माताओं बहनों को वो हर जन अधिकार दिलाने के लिए जिनसे वो वंचित हैं, वैसे लोगों को आप मदद करना चाह रहे हैं, सुविधा देना चाह रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, ये बरनाला जी हैं। बरनाला जी का कहना है, आपने सुना कि मेयर अगर जनरल रहेगा तो मैं मेयर के लिए लड़ूंगा, और अगर रिजर्व हो जाएगा तो मैं उप मेयर के लिए फाइट करूंगा। यानी चुनाव में लड़ूंगा, और लड़ूंगा इसलिए लड़ूंगा कि इस क्षेत्र के तमाम लोगों की सुविधा के लिए लड़ूंगा, और जब मैं मेयर या उप मेयर बन जाऊंगा तो इस क्षेत्र के तमाम वैसे लोगों को सुविधा दूंगा जिनको जरूरत है। मैंने तो बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया है, आपने देखा भी होगा, बहुत लोगों ने देखा है। जितने भी प्रत्याशी हैं ये कह रहे हैं कि मैं मेयर बनने के बाद या उप मेयर बनने के बाद मैं ये करूंगा वो करूंगा, इस तरह का मामला आ रहा है। तो क्या गारंटी है कि आप भी जैसा कह रहे हैं कि मैं जीतने के बाद, मेयर बनने के बाद, उप मेयर बनने के बाद ये काम करूंगा वो काम करूंगा, तो उसका क्या प्रूफ है उसका? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग चुनाव में बरसाती मेढक के रूप में आते हैं। आने के बाद कुछ ना कुछ करना शुरू करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, चापाकल के पास खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं कि भाई चापाकल हमने बनवाया है, सरकार नहीं बनवाया, ये नहीं, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन आपके सवाल के जवाब मैं बिल्कुल देना चाहूंगा क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है। थोड़ा तीखा जरूर है लेकिन तीखे सवाल का जवाब देना मुझे बेहद पसंद है। देखिए, मैं कुछ आपको दिखाना चाहूंगा। जब अभी मैं एक आम इंसान हूँ, एक आम नगर निगम का वासी हूँ, और बिना पावर में हूँ। बिना पावर में रहते हुए हमने बहुत कुछ किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कुछ दिखाना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। नहीं, आप तो एक जागरूक नागरिक हैं, एक सब नागरिक हैं। बिल्कुल। तो इससे बड़ा पावर क्या हो सकता है? चलिए ठीक है। देखिए, ये चीज दिखाता हूं, ये हमारे दिल को आप पढ़ सकते हो। आप कोरोना काल के दौरान मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारे हो, जब कोविड का काल खत्म हुआ था तो इन तीनों जगहों पे हम अपनी टीम के साथ वहां का सैनिटाइजेशन का काम और सफाई का काम करने हम खुद पहुंचे हुए थे। मकसद सिर्फ यही था कि जात पात पे बहुत लड़ाया आपने हमारे शहर वासियों को, अब हमें नहीं लड़ना है, हमें सबको प्यार और मोहब्बत से रखना है। आगे कोशिश मैंने क्या किया कि मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूं। ये हमारी शहर की महिलाएं हैं। अभी कुछ दिन पहले बिहार सरकार का एक महिला उद्यमी योजना आया था। हमने अपने प्रोजेक्टर पे अपना प्रोजेक्टर लगा के लोगों को इकट्ठा कर, महिलाओं को इकट्ठा करके लगभग 200 महिलाओं को इकट्ठा किया था और सरकार की योजना को बताया था कि अब सरकारी योजना है, आप लोग इसका फायदा उठाएं। और आपके चैनल के माध्यम से बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि इनमें से 4 महिलाओं को 10-10 लाख रुपए हम व्यापार करने के लिए दिलाने में हम सक्षम हुए, जो कि बिहार सरकार का था, और आज वो अपना खुद का व्यापार कर रही है। ये सबसे बड़ा कष्ट था कूड़े पे चलना। पूरा शहर, आप देखे हो जब हड़ताल था, स्ट्राइक था, तो पूरा शहर बजबजा रहा था। मुद्दा ये था कि हमारा जो सरकार है उसने सफाई व्यवस्था एनजीओ को दे दी थी। उस समय क्या हुआ था कि जो हमारे लोकल सफाई कर्मी है वो स्ट्राइक पे चले गए थे, जिसकी वजह से सफाई व्यवस्था पूरी चरमरा गई थी। कोई इसको तोड़वाने के लिए आगे नहीं आ रहा था कि सफाई व्यवस्था टूटे, क्यों नहीं, समस्या क्या है। उस समस्या का मैं कुछ प्रूफ दिखाना चाहूंगा। हमने एक कोशिश की थी, हमने शहर के 2-3 वार्ड कमिश्नर साहब को बुला के, कई जमादार को बुला के, कई समाज सेवियों को बुला के हमने इसका सोल्यूशन पूछा था। क्या सोल्यूशन है? इस सोल्यूशन के अंतर्गत हमने ये काम किया है कि हम डोम बस्ती में भी गए, जहां डोम परिवार शहर में हड़ताल था, जो पूरा शहर बदबू से बदबदा रहा था। उस समय का एक वाकया भी है कि हमारे पापा के दोस्त साउथ अफ्रीका से सासाराम आए हुए थे पापा से मिलने, और शहर में पैर रखते के साथ शहर की स्थिति देखते हुए वो मेरे घर तक भी नहीं आते, वहां से बैक हो गए थे कि हम जा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। मुझे बहुत अफसोस हुआ था इस बातों का। तो हमने एक प्रयास किया था। उस समय जो एनजीओ के हेड थे, टीटू जी नाम था उनका, हमने उन्हें फोन किया कि भाई क्या दिक्कत है, आप लोग क्यों नहीं कर रहे वैसा, सफाई ऐसी व्यवस्था क्यों जब आपको सरकार से मिल गया। तो उनकी भी बहुत सारी समस्याएं थी जिसको हम सुने। उनका क्या नाम था कि भैया हम बाहर से मजदूर ला सकते थे, डीएम साहब ने यहाँ व्यवस्था भी दिया है पूरा रहने का, जहाँ पुराना थाना था, जेल था, ईवीएम मशीन जहाँ पे रखा हुआ है, वहाँ पे डीएम साहब ने बहुत अच्छी व्यवस्था भी की थी, फोल्डिंग वगैरह रहने की व्यवस्था दी थी। लेकिन इनका क्या नाम था
कि हम पहले कोशिश करेंगे कि जो यहाँ के सफाई कर्मी हैं वो हमारे साथ आ जाए, नहीं आने पे फिर आगे कोशिश करेंगे। हम बोले क्या दिक्कत आ रहा है, तो उन्होंने बताया कि उनके एक लीडर हैं, श्री अशोक बैठा जी शायद उनका नाम है, वो कुछ उनके साथ इश्यूज है, आप हमारी बातों को नहीं सुन पा रहे हैं। हमने कोशिश की, कभी हम भी नहीं मिले थे उनसे, हम उनके पास भी गए, हमने समय लिया अशोक बैठा जी से। हाँ, अशोक बैठा जी से समय लिया। उन्होंने भी अपनी बहुत सारी जिनमिन समस्याओं के बारे में बताया। हमें तो लगता था कि डोम बस्ती में जाने के बाद पता चला कि इन लोगों को समय से सैलरी नहीं मिलता है, टाइम पे पैसा नहीं मिलता, तो हड़ताल होता है। लेकिन उनके कुछ जिनमिन मुद्दे भी थे। पहला मुद्दा यह था कि उनकी जो दैनिक मजदूरी है वो 375 रुपए मिलता है, जो कि डेहरी में भी है, और डेहरी से सासाराम काफी बड़ा है, तो दैनिक मजदूरी हमारा अधिक होना चाहिए कि हमारे पे वर्क का ज्यादा लोग। दूसरा चीज था कि उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था अभी तक किसी बेहतर सुविधा के साथ नहीं मिली। तीसरा चीज था कि उन्हें रहने का भवन, जो कि सरकार के द्वारा उन्हें आश्वासन मिला था कि रहने का भवन मिलेगा, वो भी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। सफाई कर्मियों के, हाँ, सफाई कर्मियों का परिवार, क्योंकि उनके वो लीडर हैं तो उनकी समस्या को उन्हीं से जानना पड़ा कि अगर हमारे सफाई कर्मी लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं, महिलाएं भी हैं, वो कहीं नाले वाले में साफ कर रही हैं, तो नाले में कभी शीशे का बोतल उतल पड़ा हुआ है, कभी सांप है, बिच्छू है, कभी वो डस दिया, कभी हाथ कट गया, कुछ भी कट गया, तो हमें ग्लव्स चाहिए, पैर में जूते चाहिए। तो इन सारी सुविधाओं पे सरकार को कोई ध्यान नहीं है। प्लस हमारी जो महिलाएं हैं उन्हें घर का भी काम होता है, वो भी एक महिला है, भले सफाई कर्मी है लेकिन वो भी महिला है, तो उनके लिए 2 दिन का छुट्टी भी होना चाहिए कम से कम। इन सारी बातों को, समस्याओं को समझते हुए हमने बात को आगे बढ़ाया। डीएम साहब इस पे तत्काल मीटिंग में बैठाए और उनकी दैनिक मजदूरी 375 रुपया से बढ़ा के 500 रुपया किए। भवन निर्माण के लिए उनका चिट्ठी लिखा गया कि चलो आगे आप लोग का भवन के लिए बात करेंगे, और उनके 2 दिन की छुट्टी को भी मंजूर किया गया और बहुत सारी आश्वासन दिया गया, जिसकी वजह से हम हड़ताल तोड़वाने में सफल हुए। तो ये सफल सिर्फ इसलिए हुए कि हमने एक बहुत छोटी सी कोशिश की कि किसी को तो आगे आना पड़ेगा। सबको इल्जाम लग गया यार शहर गंदा है, सरकार भी अपने हिसाब से पूरी कोशिश करती है। बजाते सरकार और उनके बीच में अगर एक समाज सेवी आए और बात को बना देवे तो उसका असर जल्दी मिलता है। ये हम लोग पूरे देश में देखते हैं। आप भी यहाँ देखते हैं, शांति कमेटी का बैठक होता है, मुहर्रम कमेटी का होता है, पूजा समिति का बैठक सरकार क्यों करती है? हमारे और आपके बीच में वो एक ऐसा मीडिएटर खोजती है जो बात को बनाता है। हमने वही कोशिश की। इसके अलावा अभी आप जो पूछ रहे थे कि क्या गारंटी है कि आप आगे करिएगा, अभी आप ये देखिए, हमने एक आवेदन दिया था। हमारे शहर में भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सह शहरी विकास मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी आए हुए थे। उनको हमारे में एक और खासियत है कि कभी भी किसी नेता से मिलने जाते हैं तो हम माला बाद में तैयार करवाते हैं, पहले चिट्ठी तैयार करवाते हैं कि हमें इन्हें चिट्ठी देना है अपने शहर के लिए। और चिट्ठी भी कैसे देना है, सिर्फ रिटर्न में नहीं देना है। मुझे पता है कि बहुत सारा चिट्ठी क्या होता है कि लेके फाइल में दब जाता है। हमने देखिए तुलनात्मक अध्ययन के साथ दिया है, जिसमें बनारस का जो पुलिस चौकी है उसका तस्वीर हमने मंगा के प्रिंट किया है। उस लेटर के ऊपर, तस्वीर के ऊपर में हमने लिखा है कि सासाराम के हर मुख्य चौराहे जैसे धर्मशाला रोड, अड्डा रोड, रेलवे स्टेशन, गोरक्षनी, बौलिया, सागर, कादिरगंज, नौतन बाजार, रोजा रोड जैसे कई अन्य जगहों पे 24/7 ये पुलिस चौकी हो, जिससे हमारे नागरिक सुरक्षा का एहसास कर सकें। साथ में ये जो यूरिनल है, ये यूरिनल, इस तरीका यूरिनल हमें चाहिए। हमारे शहर में ऐसा नहीं कि सुलभ शौचालय नहीं है, हमें सुलभ शौचालय नहीं चाहिए। हमारा शहर अब नगर निगम हो गया है, हमें डिलक्स शौचालय चाहिए। हमें लड़कियों के लिए पिंक टॉयलेट चाहिए, जहां लड़कियों की सिर्फ और सिर्फ लड़कियां जा सके, वहां पे उनको वो हर सुविधा मिले। उनका मासिक धर्म भी आता है, पीरियड भी आता है, तो उनके लिए वहां पे फ्री में या बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे उन्हें पैड की सुविधा मिले, ताकि उन्हें लगे कि सरकार को हमारा भी ख्याल है। तो इन चीजों के लिए हमने प्रयास किया है। अब आप सोचिए कि हम बिना प्रयास, बिना सिस्टम में रहते हुए, बिना पावर में रहते हुए हमने इतना प्रयास किया, और आज हम शहर में सीसीटीवी कैमरा लगवाने में कामयाब हुए, पुलिस चौकी व हड़ताल तोड़वाने में। ये पूरे शहर में जो सीसीटीवी कैमरा लगा, हाँ, वो आप लगवाए हैं? हाँ। क्या प्रूफ है उसका? हाँ बिल्कुल, ये देखिए मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। इस आवेदन को आप पढ़ें। इस आवेदन को हमने उस समय लिखा था
जब गया में, बगल में जो आपका गया शहर है, वहां सीसीटीवी कैमरा लग रहा था और हमारी ही कंपनी, क्योंकि मैं भी सीसीटीवी कैमरे का व्यापारी हूं, सीपी प्लस कंपनी है, उस कंपनी को गया में सीसीटीवी कैमरे का लगाने का टेंडर आया था। तो हमारे पटना के जो सीएनएफ हैं, उन्होंने हमें फोन किया कि बरनाला जी आप वहां के डीएम साहब से मिलिए और उन्हें बोलिए कि सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए शहर में, ताकि हम लोग का भी कुछ काम हो जाए, क्या गया में लगी रहे। तो चूंकि हमारे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी हमारे कैट व्यापारियों का एक संगठन है कैट, उससे जुड़े हुए हैं, तो डिप्टी सीएम के साथ हमारा हमेशा उठना बैठना होता था, हम लोग जूम पे भी आते थे। तो हमने सबसे पहले पत्र उन्हीं को दे दिया, डिप्टी सीएम। हाँ डिप्टी सीएम, हाँ बिल्कुल, और उन्होंने पूरा पढ़ा भी, उन्होंने पढ़ा और उन्होंने भरोसा भी दिया कि इसको हम जल्द से जल्द लगाने की कोशिश करेंगे। लोग आवेदन दिए हो, लेकिन हमारी जो कोशिश थी हम आपको बताना चाहेंगे। हम ये भी नहीं कर रहे कि हमारे वालों किसी नहीं किए। जो शहर से प्यार करता है वो कहीं ना कहीं जरूर कोशिश करता है कि हमारे शहर में बेहतर चीज हो, तो उसका देन है कि आज हमारे शहर में ये 3 चीजें हो गई हैं। आगे बहुत सारा प्लान है, बहुत सारी चीजें करनी है, चाहे वो पीने का पानी का व्यवस्था हो, जिसका हम आवेदन तो नहीं दे पाए हैं, लेकिन आगे आवेदन देना है। अभी हाल फिलहाल में हम शहर में पानी की समस्या के लिए आप देखे होंगे कि हम बहुत एक्टिव हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं समझ रहे हैं। आपके चैनल से एक चीज बताना चाहूंगा, अभी हमारे जिला पदाधिकारी महोदय श्री धर्मेंद्र कुमार ने इतनी अच्छी पहल लाई है कि शहर और जो भी गांव जितने भी चापाकल खराब पड़े हुए हैं उसको वो सरकारी फंड से बनना है। चलन चापाकल अभियान के नाम से वो अभियान आया है, जिसमें पीएचडी विभाग को इसकी जिम्मेदारी गई है। उसके अंदर 3-4 लोग हैं जिनको अलग अलग एरिया का जिम्मेदारी दिया है, जिसमें से एक मुकेश जी भी हैं। आपके चैनल से पब्लिक को बताना चाहूंगा कि सासाराम शहर के चापाकल कोई भी खराब हो तो मुकेश जी हैं, जेई है, उनका नंबर है 8544428850। फिर से बताता हूं 8544428850। इस नंबर पे आप कंप्लेन कर सकते हो कि हमारा मोहल्ले में चापाकल कई दिनों से खराब है, और डीएम साहब के निर्देशानुसार 24 घंटे के अंदर वो चापाकल बन जाना चाहिए आपके कंप्लेन करने के बाद। शर्त सिर्फ यही है कि उस जगह अगर पानी ही सूख गया होगा तो अलग बात है, बाजाबते कोई भी खराबी हो, चाहे पूरा पाइप चेंज करना, चाहे कुछ भी करना हो, सरकार अपने पैसे से करा दी। तो उसके लिए जो मुकेश जी हैं, इंजीनियर जो हैं, हाँ, उनसे कांटेक्ट करना। जय, हाँ जय। साथ में इसके साथ ऑफिशियल नंबर भी है, वो सारा नंबर मेरे पास, हम सारा नंबर दे देंगे आपको। तो जब भी अगर शहर वासियों को या नगर निगम वासियों को अगर जरूरत पड़ती है, हाँ, तो आपका नंबर क्या है जो आप अपने लोगों को बताना चाहेंगे? बिल्कुल बताना चाहेंगे। हमारा नंबर 9801054857। फिर से रिपीट करता हूँ 9801054857। इस नंबर पे अगर स्थानीय लोग अगर कांटेक्ट करेंगे तो आप उनको सुविधा दे पाएंगे? बिल्कुल, हमसे जो हो सकता है हम जरूर करेंगे। अभी मैं भी एक आम इंसान हूँ, आप ही की तरह हूँ, और अगर एन वक्त पे हमने कॉल रिसीव नहीं किया तो आप समझ सकते हैं मैं किसी मीटिंग में हूँ या किसी दौरे पे हूँ। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप का रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। और एक चीज और बताना चाहूंगा, जो चापाकल की बात है, ये आपका पैसा है, हमारा पैसा है। आप अपने पैसे के बदौलत अपने शहर का चापाकल बनवा रहे हो। कोई वहां पे खड़ा होके या विजिट करके एरिया के हम चापाकल बनवा रहे हैं, हम ये करवा रहे हैं, उनकी बातों विश्वास बिल्कुल भी ना करें। ये सारा काम हमारा बिहार सरकार कर रहा है, हमारे डीएम साहब कर रहे हैं। साथ में अभी जो पानी की समस्या आती है उस पर भी मैं कुछ खुल के बताना चाहूंगा भैया, कि 2 बोरिंग करा सकते हैं लोगों से जरूर लेते हैं। हमारा टारगेट वो नहीं है। हमारा टारगेट ये नहीं कि मोहल्ले वासी हैं चले वो बोरिंग करा दिए काम हो गया, प्रॉब्लम सोल्यूशन। हमारा टारगेट ये नहीं है। हमारा टारगेट है कि उनका किचन, उनका बाथरूम, उनका घर का जो नल है वहां प्रॉपर रूप में पानी है, वो घर में, हाँ बिल्कुल, वो ऑप्शनल में है। इसके लिए मेरा बहुत बड़ा प्रयास हुआ है। पानी की समस्या के लिए हमने सिटी मैनेजर को कई बार फोन किया, हमारे डीडी साहब को भी हमने आवेदन दिया है, हमने डीएम साहब को आवेदन दिया है। डीएम साहब ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सिटी मैनेजर को हमारे बीच भेजा भी है, वो सर्वे करके गए हैं। सर्वे में हमने उनको जमीनी समस्याओं के साथ साथ समाधान भी बताया है कि सर इस समस्या का समाधान ये है। पीएचडी विभाग जहां से पानी का सप्लाई होता है, अभी कुछ दिन पहले देखोगे हमने एक वीडियो बनाया था, किसी भी आम जनता को नहीं पता था कि पूरे शहर में पानी का सप्लाई कहां से होता है, वो हमने दिखलाया था पीएचडी विभाग के ऑफिस में जाके। इतनी बुरी व्यवस्था है, इतनी बुरी व्यवस्था है। लोग कहते हैं ना कि गंदा पानी मीठे का आ रहा है, कहां से आ रहा है? कभी आप जानते हैं उसके बारे में? जाके देखिए अपने पीएचडी विभाग का हाल क्या हाल है।
वहां पे जाके हमने जब वीडियो बनाया तो वहां से पता क्या चल रहा है कि पानी हम सप्लाई इसलिए सही समय पे नहीं कर पाते हैं कि हमारा बिजली विभाग भी साथ नहीं देता है। तो हमने बिजली विभाग को भी लिखित आवेदन दिया है कि आप पे यह आरोप लगा है कि आपके वजह से हमारे शहर में पानी की सप्लाई सही से नहीं हो पा रही है। उसका रिसीविंग भी हमारे पास एक लेटर में आपको दिखाऊंगा। हमने लेटर बहुत सारा लिखा, बहुत सारे लोगों से रिसीविंग दिया। हमने लिखा है कि अगर ये आरोप सही है कि आपके वजह से बिजली बाधित होने की वजह से मोटर बंद हो जा रहा है, पानी नहीं जा पा रहा है, तो इसका कारण बताया जाए। अगर ये गलत भी है, इल्जाम गलत भी है, तो हमें लिखित जानकारी दी जाए कि ये इल्जाम गलत है, ताकि हम अग्रसर कार्रवाई करके मंत्रालय तक इस मुद्दे को पहुंचाएं और जल्द से जल्द अपने शहर वासियों की सबसे बड़ी जो समस्या है पीने का पानी, उसका सोल्यूशन कर पाए। हालांकि कुछ मोहल्लों में पानी की व्यवस्था अच्छी है, क्योंकि वो नजदीक ही या उचान पे हैं, तो उन्हें हम ये भी नहीं कहेंगे सारे मोहल्लों में दिक्कत है, लेकिन जिन जिन मोहल्लों में दिक्कत है वो सारे हमारे परिवार के लोग हैं। और मेरा ये कर्तव्य है कि हम अपनी कलम की ताकत से अपनी पुरजोर कोशिश करके वैसे मोहल्लों में, घर के अंदर, बार बार कहता हूं, रोड पे पानी लेने नहीं जाना है, आपके घर के अंदर, क्योंकि जो आप मकान का टैक्स का रसीद कटवाते हो उसमें पानी का भी टैक्स का कटता है। तो आपका ये अधिकार है कि आप पीने के पानी के लिए बाल्टी उठा के दिन भर आप खट के ठेला चला के आए, व्यापार करके आए, जॉब करके आए और शाम में बाल्टी उठा के जाए बस्ती मोड़ पानी लाने। ये दिन अब नहीं देखने देंगे। ये आपको प्रॉमिस करते हैं कि जिस दिन सिस्टम में आ गए। इसके लिए हमने बुड़को, पीएचडी, कार्यपालक अभियंता सबसे बात की है, सबका कॉल रिकॉर्डिंग भी है। बहुत सारी समस्या है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम आपको फिर कभी दिखाएंगे। बिल्कुल, अगर आप मेयर और उप मेयर बन जाते हैं, बिल्कुल। देखिए, बरनाला जी के जुबानी आपने सुना, मतलब काफ़ी शहर के लिए, नगर निगम के लिए इनका काफ़ी ऊंचा विचार है, काफ़ी अच्छा विचार है। अगर ये बन जाते हैं तो निश्चित तौर पर ये उन सब वादों को जो ये बोल रहे हैं, जो वादा कर रहे हैं, उसको पूरा ये करने की कोशिश करेंगे, ऐसा इनका कहना है। इनका ये कहना है कि मुझे एक बार आशीर्वाद दें और मुझे उस पद पर बैठाएं, उस चेयर पर बैठाएं, ताकि इस शहर का विकास हो सके, इस शहर को खूबसूरत बनाया जा सके, इस शहर को सुंदर बनाया जा सके और जिस नाम के अनुसार ये शहर है, सासाराम शहर है, वैसे शहर को मैं दिखा पाऊँ। दादा जी, एक प्रश्न है आपसे, चूँकि आप भावी प्रत्याशी के रूप में मेयर और उप मेयर के लिए आप काफ़ी चर्चे में हैं, तो अपने क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? निगम के सभी वासियों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि एक मौका अपने इस बेटे, अपने भाई, अपने भतीजे को जरूर दें, क्योंकि एक जिद है, एक जज्बा है कि अपने नगर निगम के लिए कुछ कर पाऊँ। और इस जज्बा को करने के लिए जो प्रेरणा मिलती है वो इन कुछ हमारे जो सम्मान पत्र जो हमें मिला है वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं कुछ दिखाना चाहूँगा आपको कि हमारी सामाजिक सेवाओं के लिए बिहार की जो उप मुख्यमंत्री श्री रेणु देवी जी ने हमें सम्मानित किया है और बिहार सरकार अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा कोरोना कर्मवीर सम्मान पत्र मुझे मिला है। हाल फिलहाल में जो हमारे आईपीएस ऑफिसर है जिनका लेट्स इंस्पायर्ड बिहार टीम है, उनके तरफ से भी मुझे सम्मान मिला है। इसके अलावा मुझे बहुत सारे सम्मानों से नवाजा गया है, लेकिन मुझे सबसे बड़ा सम्मान इस जनता ने दिया है, इस नगर निगम वासियों ने दिया है कि जो मेरे पे एक भरोसा जताया है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। और हम जरूर चाहेंगे कि एक बार सिस्टम में आके, कुर्सी का देखिए कोई लालच नहीं है, पद का कोई लालच नहीं है, आप वहां पे वीआईपी कुर्सी हो, सोफा हो, हटा दीजिए, मुझे एक सिर्फ लकड़ी का चेयर दीजिए जिसमें मैं बैठ के अपने नगर निगम वासियों के लिए काम कर पाऊं। सिर्फ यही जिद है, पद का कोई लालच नहीं है। शहर के हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग हमारे अपने हैं, हम सभी के हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अपने इस भाई को अपना रूप देखें, क्योंकि जितना शहर हमारा है उतना आपका भी है। मिल के शहर को सुधारना है, मिल के शहर को आगे ले जाना है। अब हमारा जो सासाराम शहर है देश के सबसे गंदे शहरों में नहीं आएगा, यह वादा है हमारा। तो आइए अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को सपोर्ट करिए और हमारे हाथों को मजबूत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बरनाला जी, काफी दर्द भरी आवाजों को उन्होंने निकाला है। इनका कहना है कि जिस तरह से पूरे देश में सासाराम शहर गंदगी के मामले में 1 नंबर में आ चुका था, मुझे मौका दिया जाए, मैं अगर उस चेयर पर बैठ गया
तो कभी आप लोग ये नहीं सुनेंगे कि सासाराम शहर गंदगी के मामले में 1 नंबर पे है। इनकी चाहत ये है कि मेरा शहर महान है, मेरा शहर ऐतिहासिक है, जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है और विश्व के हर शहरों में सासाराम का नाम जाना जाता है। क्योंकि शेरशाह की नगरी है, माँ तारा चंडी की नगरी है। इस शहर में गुरु तेग बहादुर जैसे लोग भी आए हैं, अपना कदम रखे हैं, तो निश्चित तौर पर ये शहर का नाम पूरे विश्व में जाना जाता है। तो शहर के नाम के अनुसार मैं इस शहर को बना सकूं, उसके लिए आप मुझे एक बार मौका दें, ताकि जिस तरह से अभी सासाराम शहर गंदगी के मामले में 1 नंबर पे आया है, ये वादा कर रहे हैं कि अगर ये मेयर या उपमेयर बन जाते हैं, लोगों के आशीर्वाद से उस चेयर पर बैठ जाते हैं, तो मैं पूरे भारत में इस शहर को सफाई के मामले में 1 नंबर पे लाकर दिखा दूंगा। और कोशिश भी है, जब हम शहर में घूमते हैं तो हमारा जो धार्मिक स्थल जो भी है, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाइयों का ईदगाह हो जो पानी रोजा के पीछे हो, चाहे ताराचंडी मंदिर की बात हो, चाहे सागर पे जो गौशाला हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे शीतला माँ का मंदिर हो, उनमें भी बहुत सारी भी सुविधाओं की ज़रूरत है। जैसे कि हम ईदगाह में देखें कि बाउंड्री काफ़ी नीचे होने की वजह से आवारा जो पशु होता है उसके अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे मलमूत्र त्याग कर गंदा करते हैं। चाहे कुछ नशेड़ी लोग वहाँ पे जाके अड्डा बना लेते हैं। तो ये एक धार्मिक स्थल है, मुझे इन धार्मिक स्थलों से बहुत लगाव है। चाहे वो किसी धर्म के हो, तो हमें उनका इज्जत करना है। उनके लिए जो बेहतर हम कर सकते हैं वो बिल्कुल करेंगे, चाहे वो गौशाला हो, चाहे मंदिर हो, चाहे हमारा ईदगाह हो। सारे लोग हमारे अपने हैं और हम सभी के हैं। यानी आपका कहना है कि हर धार्मिक स्थल पे जहाँ पे सुविधा देने की बात आएगी, वहाँ आप सुविधा देंगे। बिल्कुल। जैसे ईदगाह में ईद बाउंड्री ऊपर कराना है, बिल्कुल, तो वो कराएंगे। बिल्कुल कराएंगे। इस तरह से हर धर्म जहाँ धार्मिक जहाँ जो दिक्कतें समझ में बेहतर कराने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। धार्मिक चीजों से खिलवाड़ न हो, इसलिए उनको सेफ रखेंगे। इस तरह से बरनाला जी ने जो किया है, सरकार ने उन्हें सम्मानित भी करने का काम किया। जिस तरह से आप देखिए, ये उप मुख्यमंत्री हैं, इनके समाज सेवी कार्यों को बेहतर देखते हुए सम्मान देने का काम किया है। उसी तरह से हमारे बिहार के अभी चर्चित आईपीएस अधिकारी विकास वैभव भी इन्हें सम्मानित करने का काम किया है। निश्चित रूप से ये अपने कार्य के बल पे, अपने सामाजिक कार्यों के बल पे चर्चे में आ रहे हैं। उसी तरह से जब आपको देश में लॉकडाउन लगा था, कोविड-19 के पीरियड में भी जिला प्रशासन की ओर से इन्हें सम्मानित किया गया, क्योंकि उस समय भी इन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। पूरे देशवासियों, जो भी लोग गुजरते थे इधर से, उनको इन्होंने मदद करने की कोशिश की। और साथ ही साथ ये हमेशा कुछ ना कुछ शहर के लिए देने का काम करते हैं। लगातार दशमेश सिंह बरनाला जो हैं, वो शहरवासियों के लिए, नगर निगम वासियों के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। जैसा इन्होंने बताया और जैसा इन्होंने दिखाया, निश्चित रूप से ये बेहतर काम को अंजाम दे रहे हैं। शहर में इस बात की चर्चा भी है। बिहार दर्शन से छोटू कुमार कैमरामैन के साथ असलम परवेज।